हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारी क्लास का विषय क्लास 12 बुक समकालीन विश्व, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, और हमारे अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में कवर किया था। आज हम इसके चैप्टर का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली आज की हेडलाइन है बेटा, वो है शीत युद्ध का दायरा है। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या शीत युद्ध की कुछ सीमाएं थी या कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने शीत युद्ध के ऊपर कुछ सीमाएं लगाई हो, कुछ बंधन लगाए हो, या ऐसी कुछ चीजें जो शीत युद्ध का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा हो, उसमें योगदान दिया जा रहा हो और ये लग रहा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि शीत युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी आज हम कुछ घटनाओं पे और कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो एरिया ऑफ कोल्ड वार था, जो सरफेस ऑफ एरिया कोल्ड वार था, वो बढ़ता जा रहा था कुछ कारणों से। जैसे कि 1948 में आप पहले देख रहे होंगे बेटा कि 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी हुई। दूसरा पॉइंट 1950 के अंदर कोरिया संकट। तीसरा बिंदु 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, जो हमने अपनी पहली वीडियो में पार्ट 1 में कवर किया था बेटा, आपको याद होगा। फोर्थ पॉइंट गुट निरपेक्ष देशों का उदय और युद्ध संकट टालने में कारगर भूमिका। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के सकारात्मक कदम। परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इसको हम एनपीटी भी बोलते हैं बेटा। परमाणु प्रक्षेपण परिसीमन संधि, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, सीटीबीटी भी कहते हैं इसको। और ये हम अपनी इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने ये सब हेडिंग पढ़ी बेटा, जिसमें से हमने बहुत पहले अपनी वीडियो में कवर कर ली थी। तो उसकी तीसरी हेडलाइन देखिए बेटा, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप किया जा रहा था। अब वियतनाम की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखो तो वियतनाम एशियन कंट्री है बेटा, जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के नजदीक पड़ेगी अमेरिका की तुलना में। तो वियतनाम कहीं ना कहीं कहां पर किसको सपोर्ट कर रहा होगा? सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा होगा। जब सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा होगा, उसके सैनिक गुट में होगा बेटा, तो अमेरिका का दुश्मन बनेगा। तो अमेरिका ने सोवियत संघ की शक्तियों को कम करने के क्या किया? उसके समर्थक देशों के ऊपर नजर रखना या उनको उनकी सीमाओं को कम करना, उनकी शक्तियों को कम करने का काम करने लग गए। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, अगर सोवियत संघ कहीं पर इंटरफेयर कर रहा है, अगर अमेरिका कहीं पर इंटरफेयर कर रहा है, तो एक दूसरे देश के खिलाफ कर रहा होगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। 1950 में कोरिया संकट बेटा, 1950 में आप देख रहे हो कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था। बर्लिन की दीवार से क्या हो रहा था बेटा कि जो अपना जर्मनी था वो डिवाइड हो गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी में किसका आधिपत्य था? अमेरिका का। पूर्वी जर्मनी में किसका आधिपत्य था? सोवियत संघ का। ऐसी नॉर्थ और साउथ कहीं ना कहीं किसकी तरफ था? अमेरिका की तरफ था। और नॉर्थ कोरिया किसकी तरफ था बेटा? वो सोवियत संघ चाइना की तरफ था। तो इससे हमें समझ में आ रहा है जो शीत युद्ध का दायरा था, जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था बेटा। और ये सब घटनाएं आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पीपीटी चल रही है और जो ये पॉइंट्स है, आपको इसको हार्ड कॉपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके ये बार बार आप इसको रिपीट करके या वीडियो को भी देखकर बार बार इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिसका जो फोर्थ पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष देशों का उदय और युद्ध संकट को टालने में कारगर भूमिका बेटा, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होकर अपने देश की विदेश नीति को स्वतंत्र होकर चलाएंगे। तो हमने वहां पर एक चीज और डिस्कस करी थी और हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि अब सभी दोनों महाशक्तियों के ऊपर, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के पास परमाणु बम थे। तो अब उस हथियारों की होड़ को कम करने के लिए क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियार से संबंधित की निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। निशस्त्रीकरण को होता है बेटा कि हथियारों की संख्या को कम करना, धीरे धीरे हथियार बनाना कम करना, ठीक है ना, शांति को स्थापित करने के लिए। तो उसके लिए कुछ संधि आई थी बेटा, एलटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, उसकी हिंदी में फुल फॉर्म लिखी हुई है, ये आप याद भी कर सकते हो और घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी संधियां कवर की जाएगी। चलिए हम अपने आप नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का बेटा शीतयुद्ध का घटनाक्रम, द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर या इंसिडेंट इन कोल्ड वॉर बेटा। ठीक है, आप ये 3 पीपीटी याद कर लेंगे तो आप इस पुस्तक को रिमाइंड कर लेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इसके अंदर जब से शीतयुद्ध समाप्त हुआ है, शुरू हुआ है, और जब शीतयुद्ध समाप्त हुआ है उस पूरे पीरियड का, उस पूरे समय का घटनाक्रम दे रखा है बेटा, ईयर वाइज, और उस ईयर में क्या घटित हुआ उसके बारे में बता रखा है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप 1947 में क्या हुआ, जैसे कि साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया। तो आपको पता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ट्रूमैन सिद्धांत आया है तो 1947 में तो पाकिस्तान और भारत जैसे देश आजाद हो रहे थे। तो इससे आपको हिंट मिल सकती है कि घरेलू स्तर पर क्या हो रहा था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा था, जिससे कि आप दोनों को जोड़ भी सकते हैं। तो इस घटनाक्रम से आप अपनी जो सेकंड बुक है, जो हम बाद में अपनी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, उससे भी इन चीजों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर और सुंदर और सुव्यवस्थित हो सकता है। ठीक है बेटा, तो 1947 में जैसे कि आप पहले हेडलाइन देख रहे हैं हमारी कि साम्यवाद। अब आपको पता ही होगा कि साम्यवाद हमने पहले अपनी वीडियो में कवर किया था, पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद में हमने अंतर किया था। ठीक है बेटा, 1947 के बाद मार्शल प्लान आया। इसके अंदर क्या किया गया कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता, मतलब जो वेस्ट का डेवलपमेंट कर रहा था उसके अंदर अमेरिका ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उसके लिए क्या दिया गया, एक मार्शल प्लान दिया गया बेटा। ठीक है, फिर 1947 से लेकर 49 तक क्या हुआ बेटा कि सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई और अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पहली पीपीटी थी और ये हमारी अपनी नेक्स्ट पीपीटी है उसी की। कि फिर 1961 में क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार को खड़ी कर दिया गया। जब 48 में उसकी घेराबंदी की गई थी तो 1961 में क्या गया, अब दीवार ही खड़ी कर दी गई। फिर 1962 के अंदर जैसे हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट, 1965 के अंदर डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। अब क्या किया कि अमेरिका ने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू कर दिया। पहले तो अब प्यार से आ रहा था, आपके साथ सहयोग करके आ रहा था, अब उनने क्या करने लगे बेटा, इंटरफेयर, हस्तक्षेप, मतलब अब दबाव बनाकर आपकी बिना मर्जी के, आपकी बिना इच्छा के आप हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर 1968 के अंदर बेटा चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। अब चेको अलग बढ़ गया था, स्लोवाकिया अलग बढ़ गया था, ये 2 देश बनने वाले थे। 1972 में 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा। अब निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बेटा जो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो वेस्ट के देश हैं, ठीक है, जो नाटो का समर्थन करते हैं, वो चीन का दौरा कर रहे थे। चीन एक साम्यवादी देश जो एक साम्यवादी विचारधारा पे चलता है, जो सोवियत संघ के क्लोज है, क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिकी देश क्या कर रहा था बेटा कि वो अपने विरोधी देशों के पास भी अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लग गया था बेटा धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट हमारा बेटा 1978 से 89 तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप होने लग गया। 1979 से लेकर 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होने लग गया। और 1985 गोरबाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और इन्होंने क्या किया बेटा, मिखाइल गोरबाचोव, बेटा मिखाइल गोरबाचोव का आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया बेटा, मिखाइल गोरबाचोव ने कि ये इन्होंने पहली बार सोवियत संकलन के साथ आर्थिक सुधार, जिससे कि उनके देश के लोगों का विकास हो सके, उसके अंदर अपना योगदान दिया। मिखाइल गोरबाचोव ने 2 तरह की बेटा नीति चलाई, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इसके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा उनके अर्थ के साथ। इसमें क्या किया बेटा कि गोरबाचोव ने 2 काम किए 1985 के अंदर। उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने अपने देश की सीमाएं दूसरे देशों के लिए खोलना चाहिए कि अब हम व्यापार बढ़ाते हैं, अब बहुत हो गया, हम अपनी सीमाएं बंद नहीं करेंगे। उससे 1985 से पहले क्या होता कि सोवियत संघ अपने समूह और अपने देशों के बीच सीमित हो गया था। लेकिन अब 1985 के बाद जब मिखाइल गोरबाचोव वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो 2 नीति लाए, उसके तहत क्या किया, पहला तो अपनी सीमाएं खोला, दूसरा उन्होंने निजीकरण को और उदारीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ कि विदेशी निवेश देशों में आने लगे। क्योंकि साम्यवाद अभी तक तो निजीकरण को और निजी कंपनियों को और विदेशी निवेश को क्या करता, रोकने की कोशिश करता था। ठीक है बेटा, तो हमने 1961 से पढ़ा 1985 तक, तो उसकी रिपीट मैंने यहाँ पर पीपीटी रिपीट किए, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसको। 1948 के बाद क्या कि 1953 से कोरिया युद्ध चला बेटा। 54 के अंदर वियतनामियों के हाथ तो ध्यान
बियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौता में हस्ताक्षर, 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सीटो का गठन। सीटो आपको पता ही क्या है बेटा, एक सैनिक संगठन। आपको जैसे याद हो, जैसे हमने सेंटो पढ़ा था, सीटो पढ़ा था, वार्सा संधि पढ़ा था, नाटो पढ़ा था, ये क्या थे, ये सैनिक संगठन थे। ठीक है। 1954 से 75 वियतनाम में अमेरिका से जैसे हम पढ़ चुके हैं। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में से सेंटो का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीपीटी और ये फाइल आपके सामने रखी गई है कि आप मैं इस वीडियो में और अपने इन क्लासों में बेटा वो सभी चीज कवर करना चाहते हैं, जिसके हम बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, जिससे कि हमारे से एक भी, चाहे वो 1 नंबर क्वेश्चन हो बेटा या 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो, कोई भी हमारे दायरे से बाहर न जाए। जैसे शीत युद्ध का दायरा बढ़ता है ना, ऐसे हर हम अपनी वीडियो में उसका दायरा बढ़ाते जाएंगे। फिर 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप बेटा। ठीक है। फिर बर्लिन की दीवार गिरी 1985 के बाद, पता है आपको 1989 के अंदर फिर पूर्वी यूरोप के लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया बेटा, और फिर अंत में 1990 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की बेटा क्या हुई, समाप्ति। अब आप देख रहे हो ना, ये पूरा ईयर वाइज किस ईयर में क्या हुआ, हमने आपको पता है कि 1945 में क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1990 में क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है। 1990 में ऐसा क्या हुआ था, 1945 से लेकर 1990 के बीच में ऐसी क्या घटनाएं हुई कि शीत युद्ध बड़ा भी, कम भी हुआ, सीमित भी हुआ। तो ये सारी घटनाएं, इसलिए ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है। इसमें से 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का भी, ठीक है बेटा, 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसके अंदर हम पॉइंट वाइज उसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये कार्टून है बेटा, आपको ये पिक्चर अगर साफ नहीं नजर आ रही होगी, फिर भी आप कोशिश करिए, मैंने बहुत कोशिश करी है इसको साफ दिखाने की। अगर नहीं समझ में आ रही है तो देखो मैंने पेज नंबर लिख रखा है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 9 देखेंगे बेटा। ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर बेटा आप देख रहे हो कि यूएसएसआर लिखा हुआ है कमीज पे, जहां पर मेरा कर्जा चल रहा है, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, ये आपको यूएसए दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये 2 कंट्रियों को, ये पीछे आपको तो कोई दिख रहा है, एक और दिख रहा है पीछे। ठीक है। तो ये किसको दर्शाया गया है, चीन को दर्शाया गया है बेटा, चीन को दर्शाया गया। अब आपको बताइए निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कहा, किसका दौरा किया गया था, चीन का दौरा किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें से शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गाठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी जुटाई है, और दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है और वियतनाम युद्ध के बारे में जानकारी जुटाई है। बेटा देखो 2 चीजें हैं, एक ये बताया गया है कि अमेरिका ने कैसे सोवियत संघ को दुख के चीन के साथ समझौते बनाए। जैसे भी मैं आपको पहले बताया कि चीन किसका मित्र था, सोवियत संघ का। विचारधारा किसकी फॉलो करता था, सोवियत संघ की। लेकिन किसके नजदीक जा रहा था, अमेरिका के। तो सोवियत संघ को अच्छा लगेगा नहीं। अब जैसे कि हमने अभी पीछे वाले हेडलाइन में पढ़ा कि अमेरिका कहाँ हस्तक्षेप कर रहा था, वियतनाम, वियतनाम को तोड़ने की, उसको अपने साथ करने की। ठीक है वो, और ये कार्टून किस लिए बेटा, तो आपको पता होगा, और जैसे आपके टीचरों ने बताया होगा कि कार्टून से संबंधित भी, चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है, जिसके अंदर हमको चित्र को एक्सप्लेन करना होता है। इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग चित्र को देखकर, उसको समझकर, उसमें एनालिसिस कर अपना आंसर दिया जाता है। तो आप इसको एक होमवर्क भी समझ सकते हो और इस चित्र को एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया, उससे एक चित्र के द्वारा हम पूरे घटना को समझ सकते हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक रूप से एक दूसरे को भी हरा सकते हैं बिना हथियारों का यूज किए। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 ध्रुवीयता को चुनौती मिलने लग गई बेटा, 2 ध्रुवीयता को चुनौती मिलने लग गई, समझ में आया। पहले हमने अपनी वीडियो में कवर किया कि 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। ठीक है। अब हमको समझ में, हमारी हेडलाइन है कि 2 ध्रुवीयता को चुनौती मिलने, मतलब बाइपोलर जो वर्ल्ड था अब उसको चुनौती मिलने लगी। अब तीसरी शक्ति ऐसी कौन सी आ गई जो सोवियत संघ और अमेरिका के गुटों को चुनौती देने लग गई, तो उसका नाम था बेटा गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम अंग्रेजी में और इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका अर्थ क्या है, देखते हैं हम इसका अर्थ क्या है बेटा, कि गुट निरपेक्ष एक ऐसी अवधारणा है जिसमें नव आजाद, बेटा ऐसे देश जो नए नए आजाद हुए उनको नव आजाद देश बोलते हैं,
ऐसे देशों को एक विकल्प दिया गया कि किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होकर अपनी विदेश नीति को अपने देश के हित और नागरिक विकास के रूप में बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेना क्या कहलाता है बेटा? गुट निरपेक्ष की नीति कहलाती है। ठीक है बेटा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसी विचारधारा है, उन्होंने कैसे शुरुआत दी। अब बेटा अगर आप सोवियत संघ के साथ जाओगे तो आपको साम्यवादी विचारधारा उसके सैन्य गुटों में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका के साथ जाते हो तो आपको पूंजीवादी विचारधारा और उसके सैन्य गुटों में शामिल होना पड़ेगा। मतलब अब अगर आप अमेरिका के गुट में शामिल हो गए तो आपको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि नव आजाद देशों के सामने समस्या थी कि अपने देश के विकास को कैसे बनाए रखें। हम अभी आजाद हुए, अगर हम किसी देश के साथ मिल जाएंगे तो फिर हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। तो उसके लिए विकल्प के रूप में हमारे पास क्या है? तो उसके विकल्प के रूप में एक नई विचारधारा और एक नई व्यवस्था है जिसको गुट निरपेक्ष बोला गया, नॉन अलाइनमेंट बोला गया, जिसके अंदर क्या कहा गया कि ना हम सोवियत के संग जाएंगे ना ही हम अमेरिका के संग जाएंगे। हम अपनी विदेश नीति को और अपने निर्णय स्वयं लेंगे। ठीक है, हमें जब जिसकी मदद की जरूरत होगी हम उससे मदद मांगेंगे, चाहे वो अमेरिका हो सोवियत संघ हो। तो गुट निरपेक्ष की अब शुरुआत हुई है आंदोलन की और इसकी स्थापना की अवधारणा ये है तो किसी देश और किसी लोगों का सहयोग होगा उसमें जिन्होंने विचारधारा दी होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे, ऐसे कौन से देश थे और ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद की। तो पहले सदस्य थे बेटा जवाहरलाल नेहरू, जो आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे बेटा और वो भारत से थे। जोसेफ टीटो, देश यूगोस्लाविया। अब्दुल नासिर, देश मिस्र। सुकरानू, देश इंडोनेशिया। और एनकुरमा, बेट घाना। तो बेटा 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, या मिलान भी आ सकता है, मैच कर सकते हैं कि देश के नाम एक तरफ दे देंगे और नेताओं के नाम एक तरफ दे देंगे कि उनको मिलाओ, मिलान भी आता है। या 1 नंबर में पूछ ले जाएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक सदस्यों का नाम बताओ। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताओ। तो आपने अगर ये पीपीटी जो मैंने ये सामने लिखा है अगर ये भी याद कर लिया है तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा और आपको और अन्य बुक या कोई गाइड या कोई हेल्पिंग बुक देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य बिंदु बेटा। ठीक है, मुख्य बिंदु मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है बेटा, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास भी तो कुछ होगा ना, कहाँ हुई, कैसे हुई, अब किसके कितने सदस्य हैं अभी तक। ठीक है ना, तो इस सम्मेलन की मुख्य बात थी, इसका पहला सम्मेलन मैंने लिख भी रखा है और आपको पता भी चलेगा कि 1961 में बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की राजधानी थी वहां पर सम्मेलन हुआ, जहाँ पर ये 5 देश बेटा शामिल हुए। और वहां पर जब ये 5 देश शामिल हुए तो वहां पर बेटा मुख्य 3 बातों पर जोर दिया गया। ठीक है, उस पहले सम्मेलन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और उस सम्मेलन में किन किन बातों पर आपसी सहमति बनी थी। तो पहली सहमति क्या था बेटा कि इन 5 देशों में एक समझौता और सहयोग हुआ, किसको लेकर, शांति स्थापित करने के लिए, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, शीत युद्ध को रोकने के लिए, शीत युद्ध का दायरा कम करने के लिए। दूसरा, शीत युद्ध का बढ़ता और उसके बढ़ते दबाव को रोकने के लिए। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवआजाद देशों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनाने के लिए एक मंच तैयार करना। अब बेटा यूएनओ, ये हम आगे पढ़ेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूएनओ जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी बेटा, क्योंकि राष्ट्र संघ फेल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। अब एक ऐसा संगठन चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व के देशों में शांति स्थापित करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए, एक दूसरे की आजादी को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए एक संगठन चाहिए था। इसको हम वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, विश्व सरकार भी बोलते हैं। तो अब जब नवआजाद देश हुए थे तो एक काम था इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का कि उसको धीरे धीरे या तेजी से या एक साथ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाना, जनरल असेंबली का। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे कि फैक्ट दे रखा है मैंने नीचे कि पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे और 2019 आते आते अजरबैजान उसका सदस्य बना और 18वां सम्मेलन आता है तो बेटा लगभग 120 सदस्य देश हो गए थे और
17 पर्यवेक्षक सदस्य हो गए थे, मतलब ऑब्जर्विंग स्टेट हो गए थे बेटा। गुड निरपेक्ष आंदोलन का मतलब, अब बेटा कि हमने इसका मतलब पढ़ा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होकर, स्पेशली सैन्य गुट में शामिल ना होकर, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र होकर अपने अनुसार, अपने देश के लोगों के विकास के अनुसार, अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार चलाना। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब हम ये समझे कि गुट निरपेक्ष विचारधारा को फॉलो करने वाले वर्ल्ड से न्यूट्रल रहते हैं, वर्ल्ड से सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, एकदम तटस्थ रहते हैं, पृथक रहते हैं? तो आप ये बात याद रखना, इसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थता और पृथकता बिल्कुल नहीं है। मतलब कि गुट निरपेक्ष विचारधारा को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप विश्व से एकदम अलग हो जाओगे या किसी भी देश से संबंध स्थापित नहीं रखोगे या किसी समूह से संबंध स्थापित नहीं रखोगे। बस आप किसी भी सैनिक गुट में या ऐसे गुट में शामिल नहीं होगे जो आपके विदेश नीति पर प्रभाव डाले या आपके ऊपर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक दबाव बनाकर आपसे कोई निर्णय लेने के लिए आपको मजबूर करे। आप बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को फॉलो करते हुए, इस विचारधारा को फॉलो करते हुए आप विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। आप विश्व के देशों में आपसी संबंध स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। आप अपने विकास के साथ साथ दूसरे देशों के विकास में योगदान दे सकते हैं। हम ये पढ़ के भी देख सकते हैं बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश या किसी भी सैनिक समुदाय से अलग रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने किसी भी प्रकार की भूमिका को नहीं निभा रहे। मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है, ये मिसकंसेप्ट आपके मन में या आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि अगर हम गुट निरपेक्ष फॉलो कर रहे हैं आइडियोलॉजी को तो हम देश से अलग है, हर किसी, हम वर्ल्ड से अलग है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये आपको समझाने के लिए बिल्कुल लिखा गया है, जिससे कि आपको नेम का, गुट निरपेक्ष का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर में आने का 100% चांस रहता है बेटा। और मैं बोर्ड के क्वेश्चन आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा भी। और सबके साथ व्यवस्थित रूप से शांति स्थापित करने का प्रयास करने में अपना योगदान देना और विश्व को बताए कि आप युद्ध की स्थिति में भी, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था बेटा, किसी भी ग्रुप में शामिल न होकर अपने देश की विदेश नीति को अपने अनुसार चला सकते हो बेटा। और ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जिससे कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का फायदा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को हो। और ये नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रयास भी करूंगा कि मैं ये जो हिंदी में लिख रहा हूँ ये इंग्लिश में भी लिख दूं, कि जिससे कि दोनों बच्चे समझने का प्रयास कर सके। नेम, ये शॉर्ट फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बेटा। डज नॉट फॉलो द न्यूट्रल एंड सेपरेट पॉलिसी, इट मीन्स इट डायरेक्टली फॉलो द मीनिंग ऑफ नेम। मतलब कि नेम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं, आप एक ऐसे गुट में शामिल हो सकते हो जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा हो। आप ऐसे देशों के साथ मिल सकते हो जो शांति को बढ़ावा दे रहे हो। आप ऐसे देशों के साथ मिल सकते हो जो एक दूसरे की सीमाओं की रिस्पेक्ट करते हुए और सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहे हो। बस आप एक ऐसे समूह का सदस्य नहीं बन सकते, ऐसे ग्रुप का जो सैनिक समुदाय हो और एक दूसरे पे आक्रमण करने के लिए या एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट हेडलाइन, ये हमारी लास्ट की अंतिम हेडलाइन है बेटा। और अभी तक जो हमने पढ़ा तो आपको पता ही है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के देश कौन कौन से है बेटा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आपके पेज नंबर पे 5, 6, 7 पे मैप दे रखे हैं, उससे ये आंसर आराम से मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के देश कौन से? पहली दुनिया आपको पता ही है, एक ऐसी दुनिया जो 1914 से पहले, 1914 से पहले, प्रथम विश्व से पहले की दुनिया थी, जो अमेरिका को फॉलो कर रही थी कहीं ना कहीं। दूसरी दुनिया जो कहीं ना कहीं किसको फॉलो कर रही थी? सोवियत संघ को फॉलो कर रही थी। और तीसरी दुनिया के देश, अगर आप पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के देश छोड़ भी दोगे और याद भी नहीं रखोगे तो आपको तीसरी दुनिया के देश याद रखने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि तीसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए, जो अल्प विकसित देश हो बेटा। ठीक है, जो विकास की ओर अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, विकास को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देश। दूसरा क्वेश्चन बेटा, शीत युद्ध के द्वारा से आप क्या समझते हैं? क्या इसने शीत युद्ध पर कुछ अंकुश लगाने में काम किया या उसको बढ़ाने का काम किया?
तो बेटा हम जैसे समझ पा रहे क्वेश्चन का कि जो शीत युद्ध का दायरा है तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे हमने कोरिया पढ़ा, वियतनाम पढ़ा, अफगानिस्तान पढ़ा, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा, ये सब देख रहे हो ना आप बेटा, गुड निरपेक्ष पढ़ा। तो किसी ने इसमें मदद भी की और किसी ने इसमें क्या किया, योगदान भी दिया, मतलब इसको बढ़ाने में भी और कम करने में भी। तो शीत युद्ध का दायरा तो जो घटनाएं घट रही थी, जो युद्ध हो रहे थे, हस्तक्षेप हो रहे तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन कुछ संधियां भी हो रही थी। परमाणु बम को कम करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आया, तो इसका आंसर क्या हुआ, संतुलन हुआ। कुछ घटनाएं घटी जिनने शीत युद्ध के दायरे को बढ़ाया और कुछ घटनाएं घटी, कुछ नई विचारधारा आई जिसने शीत युद्ध के दायरे को कम करने का काम भी किया। तो आपको दोनों ही बिंदु लिखने हैं कि कुछ घटनाओं ने बढ़ाने का काम किया और कुछ घटनाओं ने क्या किया, कम करने का काम किया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं, ये आपको पीपीटी में आराम से मिल जाएगा, फिर भी हम वहां पर देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन उस विचारधारा, उस व्यवस्था को कहते हैं जब हम किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होकर अपने विदेश नीति को स्वतंत्र होकर चलाते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जी, टीटो, एनकुरमा, सुकराणु, ये सभी थे। अब इनके देश के नाम आपको याद ही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में किन किन बातों में सहमति हुई, तो आपको पता ही है कि सहयोग करेंगे, आपसी शीत युद्ध को कम करने में सहयोग करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनाने में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और शीत युद्ध का आखिरी क्वेश्चन, घटनाक्रम क्या था। अब 1945 से लेकर 1990 तक का घटनाक्रम, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको वीडियो में क्लियर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा शीत युद्ध घटनाक्रम क्या था। सिर्फ ये इसलिए पूछा गया है यहाँ पर कि एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। दूसरी बुक में जब भी एक क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये घटना घट रही थी तो घरेलू स्तर पर ये प्रभाव क्यों हो रहा था, ठीक है। जैसे कि हमने 1947 में पढ़ा कि ट्रूमैन की पॉलिसी आई, सिद्धांत आया, और 1947 में क्या हुआ बेटा, भारत देश आजाद हुआ। तो क्या इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इससे क्या होगा, इससे हमें दो चीजों को जोड़ने में क्या होगी बेटा, मदद मिलेगी, जिससे कि हमें सारे चैप्टर और उनके हेडलाइन और उनके जो मुख्य बिंदु है वो समझने में हमें क्या होगी, सहायता होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय, टेक केयर।